चलिए बढ़ते हैं अब आगे कहानी की तरफ। वहीं हवेली के सब लोगों को जैसे ही एक्सीडेंट की खबर लगी तो सब हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वहां जाकर जब सबको सुमन की कंडीशन पता चली तो सब घबरा गए। कुछ 1.5 घंटे बाद अथर्व लोग भी वहां पर पहुंच गए। सब अपनी सहानुभूति दिखा रहे थे रोहिणी के लिए, सिवाय अथर्व को छोड़कर। राकेश की नजरें उसके ही चेहरे पर टिकी हुई थी। वहीं अथर्व तो सीधे दोनों गार्ड के पास जा पहुंचा और उन्हें अच्छे से लताड़ लगाए। फिर अथर्व उन्हें साइड में ले गया और धीरे से बोला, 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे है तुम लोगों के पास कुणाल को ढूंढने के लिए, वरना तुम सबकी नौकरी गई। जाओ, पूरे शहर में मैंने नाकाबंदी करवा दी है, इसलिए वो शहर से बाहर नहीं जा सकता। उसे ढूंढकर अपने मगरू भाई वाले अड्डे पर ले जाना। जाओ। और हाँ, चाहे कोई सरदार हो या फिर घूंघट में औरत, सबको चेक करना, चाहे कोई कितना भी एक्सक्यूज दे, छोड़ना नहीं है। समझ गए ना? अब जाओ। वो दोनों गार्ड अथर्व को सल्यूट मारकर सभी गार्ड को वहां से ले गए। वहीं अथर्व मन में बोला, तुझे मैं वो मौत दूंगा कुणाल, कि तू दोबारा इस धरती पर जन्म लेने से भी कांपेगा। तभी उसके पेट से गुर्रा की आवाज आई, तो अथर्व को याद आया कि उसने और परिवार के किसी भी सदस्य ने नाश्ता नहीं किया है। उसने अदिति और अद्वित को देखा जो रोहिणी की चिंता में आधे हो रहे थे। वो इस बात को झुठला नहीं सकता था कि हवेली आने पर उसके बच्चों का सबसे ज्यादा ध्यान रोहिणी ही रखती थी, जिससे बच्चों का जुड़ाव उससे होना नॉर्मल था। फिलहाल उसने कुछ देर और अपनी भूख को कंट्रोल करने का सोचा और जाकर प्रिया जी के पास बैठ गया। उसने ग्रंथ ग्रंथ की तरफ देखा और उससे बोला, ग्रंथ तू घर चला जा और अदिति लोगों को हवेली छोड़ते हुए चले जाना। फिर किया से बोला, किया तुम भी पीयू को लेकर इसके साथ चली जाओ। तब किया बोली, पापू, पर दादी। तब अथर्व बोला, कुछ नहीं होगा यार तुम्हारी दादी को। तब अद्वित बोला, पापा, जब तक दादी को होश नहीं आ जाता हम कहीं नहीं जाएंगे। तब ग्रंथ भी बोला, जीडीबी, हम कुछ देर में चले जाएंगे। अथर्व का मुंह बन गया। कुछ ही देर बाद डॉक्टर बाहर आए तो आदित्य लोगों ने उन्हें घेर लिया और बोले, अल्पविराम डॉट अल्पविराम डॉट अल्पविराम डॉट। डॉक्टर, हमारी माँ कैसी है? उन्हें होश कब तक आएगा? तब डॉक्टर निराशा में सिर हिलाकर बोला, देखिए, उनका खून काफी बह गया था और सिर में भी गहरी चोट लगी है। हमने उनका ट्रीटमेंट कर दिया है, लेकिन उनके होश में आने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अगर 24 घंटे में उनको होश नहीं आया तो वो कोमा में चली जाएंगी। उनकी बात सुनकर सब लोग परेशान हो गए। तब राकेश डॉक्टर से बोला, डॉक्टर, क्या हम रोहिणी से मिल सकते हैं? तब डॉक्टर बोले, जी, लेकिन दूर से, और कोशिश कीजिए उनसे बात करने की। ऐसे केसेस में पेशेंट जिनके साथ ज्यादा जुड़ाव रखते हैं या फिर जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनकी पुकार उन्हें मौत के मुंह से भी खींच लाती है। डॉक्टर कुछ जरूरी बातें बताकर वहां से चले गए, जिसके बाद सबसे पहले राकेश रोहिणी से मिलने चला गया। उसने जब रोहिणी को बेड पर बेजान पड़े हुए देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। ये वही औरत थी जिसने उसके प्रति अपना प्यार साबित करने के लिए अपने बच्चे को खुद से दूर कर दिया था, जिसके लिए वो अब तक तड़प रही थी। लेकिन उसे अब सिर्फ उस बच्चे की नफरत मिल रही थी, सिर्फ उसकी वजह से। और उसने पूरी जिंदगी उसे बीवी की जगह अपनी गुलाम समझा, उसकी इच्छा जाने बगैर हमेशा उस पर अपने फैसले थोपे, जिन्हें वो दिल पर पत्थर रखकर मानती गई। अपने लिए उसने कभी जीना नहीं सीखा, हमेशा दूसरों के लिए जीते आए। आज भी तो वो अपने पोते पोतियों के लिए पूजा करने गई थी, स्पेशली अद्वैत के लिए। कल रात ही उसने उससे मंदिर जाने की बात कही थी। राकेश ने रोहिणी के पैर पकड़ लिए और उन पर अपना सिर रख कर बोला, रोहिणी प्लीज उठ जाओ, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत किया। प्यार तो तुमने किया था मुझसे, मैंने ही कभी तुम्हें नहीं समझा। प्लीज मुझे माफ कर दो। बाहर खड़ा आदित्य भी रोते हुए दरवाजे के गोल शीशे से ये सब देख रहा था। आरती ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो पीछे पलटकर उसके गले लगकर रोने लगा, जिसे देखकर अथर्व बड़बड़ाते हुए बोला, हूँ, वैसे तो सबका बाप बनकर घूमता है, और अब यहाँ सबको डरा रहा है। तभी डेविल उसके मन में बोला, कमजोर इंसान है ये अर्थ। तब अथर्व उससे बोला, डेविल, अगर ये औरत मर गई तो फालतू का इल्जाम मेरे सिर पर आ जाएगा, और दादी की तबीयत पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। तब डेविल बोला, अब तो इस कुणाल को इतना तड़पाना होगा जिससे उसकी रूह भी कांप उठे। तब अथर्व बोला, बिल्कुल डेविल। सुबह से रात हो गई थी, लेकिन रोहिणी को होश नहीं आया था।
डॉक्टर ने सबको साफ साफ कह दिया था कि जितना ज्यादा वक्त गुजरता जाएगा, उतना ही रोहिणी खतरे की तरफ बढ़ती जाएगी, जिससे सबकी चिंता उसके प्रति और बढ़ती जा रही थी। राकेश के बाद एक एक करके सब रोहिणी के पास बैठकर उसे होश में लाने के लिए उससे बातें करने गए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। अथर्व ने रोहिणी के पास जाने से मना कर दिया था। वो लगातार अपने आदमियों से कांटेक्ट में था। उसके गार्ड्स ने एक सरदार को पकड़ लिया था जिसका हुलिया कुणाल से काफी मिल रहा था। अथर्व ने उसकी फोटो देखकर बता दिया था कि यही कुणाल है। अब वो बस किसी भी तरह हॉस्पिटल से फरार होने की फिराक में था। लेकिन वहां सब मौजूद थे। ग्रंथ भी अपने घर नहीं गया था। रोहिणी को कब तक हो जाएगा क्या अथर्व को उस हमदर्दी होगी प्रिया जी का डर कहीं सच तो नहीं हो जाएगा। सुबह से रात हो गई थी, लेकिन रोहिणी को होश नहीं आया था। डॉक्टर ने सबको साफ साफ कह दिया था कि जितना ज्यादा वक्त गुजरता जाएगा, उतना ही रोहिणी खतरे की तरफ बढ़ती जाएगी, जिससे सबकी चिंता उसके प्रति और बढ़ती जा रही थी। राकेश के बाद एक एक करके सब रोहिणी के पास बैठकर उसे होश में लाने के लिए उससे बातें करने गए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। अथर्व ने रोहिणी के पास जाने से मना कर दिया था। वो लगातार अपने आदमियों से कांटेक्ट में था। उसके गार्ड्स ने एक सरदार को पकड़ लिया था जिसका हुलिया कुणाल से काफी मिल रहा था। अथर्व ने उसकी फोटो देखकर बता दिया था कि यही कुणाल है। अब वो बस किसी भी तरह हॉस्पिटल से फरार होने की फिराक में था। लेकिन वहां सब मौजूद थे। भी अपने घर नहीं गया था। डॉक्टर रमेश की मदद से उन्हें वहां पर दो कमरे मिल गए थे। एक कमरे में जेंट्स और दूसरे में लेडीज रुक गई थी। परिवार के दो लोग रोहिणी के रूम में उसके पास बैठे थे। रात 8 बजे सबके लिए हवेली से आरती खाना बनाकर ले आई। खाना खाकर अथर्व बोला, पापा मैं जरा नीचे वॉक करके आता हूँ। तभी अक्षत बोला, चल हम भी तेरे साथ चलते हैं। वंश लोग भी उनके साथ लटक लिए। अथर्व सबको तिरछी नजरों से घूरने लगा। कुछ देर बाद सब हॉस्पिटल के सामने बने एक पार्क में टहल रहे थे। वंश अथर्व को समझाते हुए बोला, अथर्व तू एक बार ट्राई क्यों नहीं करता माँ को उठाने का। मुझे और सबको पक्का विश्वास है तेरे उठाने से वो जरूर उठ जाएंगी। तब अथर्व बोला, हूँ, जब वो औरत अपने पति और बच्चों के बुलाने पर नहीं जागी, जिनके लिए उसने इतने बेकार कर्म किए हैं, तो फिर मेरे उठाने से घंटा उठेगी। अक्षत ने अथर्व को आंखें दिखाए और बोला, बेहेव अथर्व, उनकी कंडीशन देख नहीं रहा फिर भी ऐसे घटिया वर्ड निकाल रहा है मुंह से और हम सबको पूरा विश्वास है वो जरूर तेरी कोशिश से उठ जाएंगी। तब अथर्व बोला, प्रिया माँ और भी ज्यादा इनसिक्योर फील करेगी। अगर मैं उस औरत के पास गया तो मैं अपनी माँ को किसी के लिए भी दुखी नहीं कर सकता तारानकन। अक्षत को पूरी बात समझ में आ गई। उसने प्रिया जी से बात करने का फैसला किया। अथर्व धीरे धीरे पीछे खिसक रहा था। उसने ग्रंथ के हाथ पर हाथ मारा तो उसने अथर्व की तरफ देखा। तब अथर्व ने उसे इशारों में ही बाहर जाने का इशारा किया। ग्रंथ ने भी उसकी बात पर अमल किया और बोला, डीबी मैं अब घर जा रहा हूँ, सुबह जल्दी आ जाऊंगा। ग्रंथ ने हाँ में सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ जाओ। तभी अक्षत बोला, चल अथर्व हम वापस ऊपर चलते हैं। अथर्व उनके साथ चलने लगा। लिफ्ट के पास पहुंचकर अथर्व बोला, वो मुझे वॉशरूम जाना है वो भी अर्जेंट, तुम सब जाओ मैं अभी आता हूँ। अक्षत ने कुछ देर सोचा और बोला, ठीक है, जल्दी आ जाना। अथर्व ऐसे एक्टिंग करते हुए जैसे उसे ना जाने कितनी जोर का प्रेशर बन रहा है वॉशरूम की तरफ दौड़ गया और बाकी दोस्त लिफ्ट में चले गए। फ्रेश होकर अथर्व सीधा हॉस्पिटल के बाहर निकल गया और थोड़ा आगे खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ गया जिसमें ग्रंथ बैठा था। अथर्व गाड़ी में बैठते हुए बोला, गाड़ी मगरू भाई के ठिकाने पर ले चलो। तब ग्रंथ बोला, डीबी ये मगरू भाई कौन है? तब अथर्व बोला, 21 साल पहले मैंने एक मगरमच्छ पाला था। उसने बहुत मदद की थी मेरी लाशों को गायब करवाने में। फिर मैं उस नदी में छोड़ आया, लेकिन उस जगह का नाम मैंने मगरू भाई का अड्डा रख दिया। वो हराम ज्यादा कुणाल वहीं पर है। आज उसे नरक के दर्शन लाइव होंगे। वहीं हॉस्पिटल में अक्षत प्रिया जी के साथ कमरे से बाहर आया। वो उनसे बोला, माँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप अथर्व को समझाए कि वो रोहिणी आंटी के पास जाकर उन्हें उठाने की कोशिश करे, देखना वो जरूर उठ जाएंगी। तब प्रिया जी नजरें चुराते हुए बोली, मैं कैसे अथर्व को कहूँ? तुम जानते हो ना वो उनके पास नहीं जाना चाहता। तब अक्षत बोला, माँ, आप इतना इनसिक्योर क्यों फील कर रही है? अथर्व कहीं नहीं जाएगा। वो हमेशा हमारे साथ ही रहेगा।
इस वक्त रोहिणी आंटी को उसकी कितनी जरूरत है, ये आप देख रही है ना। तब प्रिया जी बोली, ऐसे ही एक वक्त था जब मेरे अथर्व को अपने माँ बाप की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तो कोई उसके पास नहीं आया। अक्षत को अपनी माँ के व्यवहार पर आज पहली बार हैरानी हो रही थी। वो कुछ बोलता, तभी साइड से प्रीतम जी की आवाज आई। वो अक्षत से बोले, तू जा कबाड़ी, मैं इनसे बात करता हूँ। अक्षत वहां से चला गया। प्रीतम जी प्रिया जी के पास एक बेंच पर बैठ गए और बोले, प्रिया जी, आप कब से इतनी स्वार्थी हो गई। तब प्रिया जी बोली, अपने बच्चे के लिए हर माँ स्वार्थी ही होती है। तब प्रीतम जी बोले, आप जानती है, अगर अथर्व रोहिणी जी को उठाएगा तो वो जरूर उठ जाएंगी, इसी बात से डर रही है ना आप। तब प्रिया जी बोली, मैं उनसे नहीं डरती, और किस बात का डर। तब प्रीतम जी बोले, डर इस बात से प्रिया जी की अथर्व की पुकार वो अनसुनी नहीं कर पाएंगी, और अगर उसके उठाने से वो जाग गई तो ये बात साबित हो जाएगी कि वो सबसे ज्यादा प्यार वो अथर्व से ही करती है, और उनकी ये फीलिंग अथर्व के दिल को हिट कर जाएगी तो कहीं अथर्व उनके करीब ना चला जाए, इसी बात का डर सता रहा है आपको, मैंने सच कहा ना। तब प्रिया जी हार मानते हुए बोली, क्या आपको इससे डर नहीं लग रहा। तब नरेंद्र जी बोले, डर कैसा सुधा जी, मुझे तो अपने आदि पर विश्वास है कि हमें किसी भी कीमत पर खुद से दूर नहीं करेगा, फिर चाहे उसके सगे माँ बाप समुद्र भरकर उसके सामने प्यार ना उड़ेल दे। इसीलिए आप भी मत घबराए, और आदि को समझा बुझाकर प्लीज रोहिणी भाभी के पास भेजिए। ये समझ लीजिए कि आदि उन्हें मौत के मुंह से खींचकर खुद को इस दुनिया में लाने की आखिरी कीमत चुका देगा, जिसकी वजह से ही तो वो हमें मिल पाया था। क्या सच में प्रिया जी का डर सही साबित हो जाएगा। क्या अथर्व मिलने जाएगा रोहिणी से। रोहिणी को बेहोशी में लगभग 15 घंटे हो चुके थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि सुबह 8 बजे तक अगर उसको होश नहीं आया तो वो कोमा में चली जाएगी, फिर शायद ही वो कभी उठ पाएगी। हवेली वालों के मन में डर सा बैठ गया। राकेश भी परेशान हो गया। उसने मन ही मन एक बार अथर्व से रिक्वेस्ट करने की सोची और उसके लौटने का इंतजार करने लगा। वहीं दूसरी तरफ कुणाल के मुंह पर बर्फ सा ठंडा पानी पड़ा, जिससे वो कंपक पाते हुए होश में आ गया। उसने देखा उसके हाथ पैर खुले हुए थे, लेकिन पैरों में जान जरा भी नहीं थी। उसके दोनों पैर सुन हो गए थे, जिनके आगे के पंजे गायब थे। उसने सामने देखा तो ग्रंथ फोन में कुछ कर रहा था। तभी सामने से अथर्व 2 बाउल नूडल्स लेकर आया और ग्रंथ को एक बाउल देते हुए बोला, ये ले, और किसी को मत बताना हमने नूडल्स खाए थे। वहां हॉस्पिटल में तो मातम फैला रखा है, सबने कुछ खाया ही नहीं गया था डिनर में। ग्रंथ फोन एक स्टैंड पर सेट करके नूडल्स लेते हुए बोला, डीबी हम ये रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं। तब आदिव बोला, अक्षती लोगों को डराने के लिए। फिर दोनों ने कुणाल के सामने नूडल्स साफ किए। खा पीकर अथर्व उठा और कुणाल से बोला, तूने अगर मेरी अदिति पर गंदी नजर नहीं डाली होती तो मैं तुझे आसान मौत दे देता। मिसेस ठाकुर को अगर इन सब में नहीं घसीटा होता तो तुम्हारी भयानक मौत और भी ज्यादा भयंकर नहीं होती। लेकिन तू ऐसा कर चुका है, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा डेवल तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता। और तभी अथर्व की आंखें गहरा गई। वो कुणाल को घूरते हुए बोला, तुझे मारने की इच्छा तो मेरी बचपन से थी। उस रात अगर आदित्य ठाकुर बीच में नहीं आया होता तो तू आज यहाँ पर नहीं बैठा होता। पर कोई बात नहीं, आज वो अधूरा काम पूरा होगा। कुणाल, जिसे आज अपनी मौत का अंदाजा हो चला था, वो अथर्व से बोला, अथर्व, उस रात तू जानता है तेरी माँ रोहिणी ठाकुर क्या मां लग रही थी, और जब तेरा बाप उसकी तभी एक जोर का हाथ आया और कुणाल के थोबड़े पर इतनी जोर से पड़ा कि कुणाल का गाल और कान झंझना उठा। होंठ फट गए थे जिनके कोने से खून निकल आया था। डेवल को दबाकर अथर्व गुस्से से लाल चेहरा लिए कुणाल का गला पकड़कर बोला, हरामजादे, अपनी माँ और बाप को भी ऐसे ही देखता था क्या। तब कुणाल अपने दर्द को पीकर मुस्कुराते हुए बोला, 1000 बार देखा है उन्हें। अथर्व ने उसे छोड़ दिया और बोला, आज तेरे साथ साथ तेरे इस गंदे दिमाग और इसकी सोच का भी अंत करूंगा साले। और जानता है मैंने आज तक भी किसी को उसके पूरे होश हवास में नहीं जलाया, लेकिन तुझे मैं आखिरी सांस तक दर्द का एहसास करवाऊंगा। अथर्व पीछे मुड़ा और ग्रंथ से बोला, रुद्र, वो पाइप लाकर दो मुझे। रुद्रांश ने ऐसा ही किया। आदिव ने पाइप चालू किया तो कुणाल के ऊपर पेट्रोल की बारिश हो गई। कुणाल को जैसे ही एहसास हुआ कि वो जलने वाला है, वो भय से सुन्न पड़ गया। कुछ सेकंड बाद वो होश में आया और आदिव से आग्रह करते हुए बोला, आदिव, मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन गोली से। तब आदिव बोला,
मैं यमराज का काम पहले ही आसान कर देना चाहता हूँ। वहां जाकर भी तुझे गर्म तेल में तला जाएगा। और हाँ, मार्क माय वर्ड्स, मैं नायक नहीं हूँ, खलनायक हूँ। सिगरेट नहीं पीता। तब अथर्व बोला, जानता हूँ मैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पास लाइटर हमेशा रहता है। अब देर मत करो, जल्दी दो, 4 बज गए हैं, सुबह हो जाएगी तो बापू लोग मुझे ढूंढने निकल पड़ेंगे। तब ग्रंथ ने अपनी जेब से लाइटर निकाल कर अथर्व को दे दिया। अथर्व लाइटर को खोलकर और वापस बंद करते हुए खेलने लगा और ग्रंथ से बोला, वाओ, इसकी आवाज कितनी रिलैक्सिंग है। मैं भी ऐसा ही एक खरीदूंगा, और जब तू सिगरेट नहीं पीता तो इसकी जरूरत तुझे नहीं है, तो ये गया, स्वाहा। इसी के साथ अथर्व ने खुद से कुछ दूर पेट्रोल की धार पर उस लाइटर को जलाकर फेंक दिया। आग तेजी से कुणाल की तरफ बढ़ी, जिससे वो चिल्लाने लगा। वहीं अथर्व ग्रंथ से बोला, तुझे क्या लगता है ग्रंथ, ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा? तब ग्रंथ बोला, बिल्कुल नहीं, ये भी पैर सुन्न है इसके। तब अथर्व बोला, लेकिन मेरा दिमाग कहता है ये जरूर खड़ा होगा, देख लेना। उन दोनों में इसी बात की शर्त लग गई थी। वहीं आग ने तेजी से कुणाल को अपने अंदर निगल लिया, जिससे वो जलते हुए अचानक खड़ा हो गया और चिल्लाते तड़पते हुए इधर उधर भागने लगा। अथर्व ने मुस्कुराते हुए ग्रंथ को देखा तो वो बोला, ठीक है, खिला दूंगा आपको एक पिज्जा। कुणाल कुछ देर बाद ही इधर उधर भागते हुए रुक गया और नीचे जमीन पर गिरकर दर्द से लोटने लगा। कुछ मिनटों में उसका शरीर शांत होने लगा। तभी अथर्व ने एक कंबल उसके ऊपर डालकर आग बुझा दी। उसकी सांसें चल रही थी। अथर्व उसके पास आकर बोला, दर्द हो रहा है ना कुणाल? कुणाल, जिसे असहनीय दर्द हो रहा था, उसने अपना शरीर छोड़ने से पहले कुछ बोला, जिस सुनकर अथर्व एकदम से चुप हो गया। कुणाल धीरे से बोला, अथर्व ठाकुर पूरी दुनिया से झूठ बोलता है। तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो, रोहिणी ठाकुर से बहुत प्यार करते हो। इतना कहकर कुणाल का शरीर शांत पड़ गया। वहीं अथर्व सुन्न हो गया। कुछ देर बाद उसने मरे हुए कुणाल को एक लात जड़ दी और जोर से बोला, मैं मिसेस ठाकुर से प्यार नहीं करता, सुना तूने कुत्ते, नहीं करता, और न ही मैं ऐसा कभी होने दूंगा। तब काफी देर तक मरे हुए कुणाल को लातों से पीटता रहा। आखिर में ग्रंथ ने उसे शांत किया और बोला, डीबी प्लीज शांत हो जाए, आप रोहिणी दादी से प्यार नहीं करते, ये बात आपको किसी को भी बताने समझाने की जरूरत नहीं है। खैर चलिए, देखिए 5 बजने वाले हैं, हमें अब चलना चाहिए। वो दोनों बाहर आए। अथर्व ने एक कार और मंगवाए और ग्रंथ से बोला, अक्षत, लोगों की नजरों में तुम अपने घर गए थे, जाओ घर और आराम से सोकर आना। तब ग्रंथ राजपूत मेंशन के लिए निकल गया और अथर्व सीधे हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाकर अथर्व ने देखा तो राधिका और किया बैठी रो रही थी। बाकी सब भी काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे। अथर्व मन में बोला, डेवल, कहीं ये औरत मर तो नहीं गई? तब डेवल बोला, मरती है तो मर जाए, तुझे क्या फर्क पड़ता है? तब अथर्व बोला, फर्क की बात नहीं है यार, इस मातम का सब पर गलत असर पड़ेगा, दादी, परी और बच्चों पर भी। सब उदास रहेंगे और परी की शादी, वो भी बिगड़ जाएगी। खैर, अब हम भगवान के सामने नहीं लड़ सकते, चलो देखते हैं। बोलते हुए अथर्व आगे बढ़ गया। वहीं अथर्व को आते देख अक्षत उसके पास गया और बोला, अब तक क्या कर रहा था तू? यहाँ सब परेशान है। डॉक्टर का कहना है कि आंटी को अगर 2 घंटे में होश नहीं आया तो वो कोमा में चली जाएंगी, और फिर शायद ही वो कभी उठेगी। तब अथर्व बोला, तो मैं क्या भगवान हूँ जो उन्हें उठा दूंगा? आदित्य लोगों ने उसे घूर कर देखा। फिर अथर्व राधिका लोगों से बोला, और तुम लोग ऐसे क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने से वो होश में आ जाएंगी क्या? किया आकर सुबकते हुए उसके गले लगकर बोली, पापू, दादी। तब अथर्व उसे खुद से दूर करते हुए बोला, डॉल, मैं अभी थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ, देखो मुझसे पेट्रोल की कितनी गंदी बदबू आ रही है। परी अथर्व से दूर हटी तो अक्षत बोला, पेट्रोल, कुत्ते, क्या करके आया है तू? अथर्व ने देखा तो अदिति लोग वहां नहीं थी। तब अथर्व रेडी एचक्यू को देखते हुए बोला, अल्पविराम डॉट, मैंने उस हराम जादे को जिंदा जला दिया। हवेली के सब लोग बुरी तरह घबरा गए और सबने मुंह पर हाथ रख लिया। तब अक्षत उसे घूरते हुए बोला, उसे पुलिस के हवाले भी कर सकता था तू, लक्ष्य उसे एनकाउंटर में मरवा देता, ऐसी दरिंदगी दिखाने की क्या जरूरत थी, पागल आदमी। तब अथर्व उससे चिढ़ते हुए बोला, तू कुत्ते, दूर हट मेरे सामने से, मेरा किया कोई काम तुझे पसंद ही नहीं आता। और ये बता, माँ लोग किधर है? वो सब भी तो इस मातम में शामिल है।
तब अक्षत बोला, दादी की तबीयत खराब हो गई थी। रोहिणी आंटी की तबीयत का सुनकर उन्हें भी एडमिट करना पड़ा। माँ लोग वही है उनके पास। पापा लोग भी अभी यहाँ से कमरे की तरफ गए हैं। अभी भी लड़कों के साथ टेरेस पर है। और सुन माँ को तुझसे। अक्षत की बात आगे सुने बिना ही अथर्व आगे बढ़ते हुए बोला, क्या हुआ मेरी दादी को? कहाँ है वो? चल मुझे लेकर। तब अक्षत उसके साथ बढ़ते हुए बोलता रहा, दादी अब ठीक है, मेरी पूरी बात तो सुन ले। तब अथर्व बोला, चुप हो जा कबाड़ी कुछ देर के लिए, मेरा दिमाग मत खा। वो दोनों ऐसे ही बोलते हुए वहां से चले गए। पीछे खड़े सब लोगों को ताजुब हो रहा था कि सुमन की ऐसी हालत से भी अथर्व को फर्क नहीं पड़ रहा। आदित्य को तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं अथर्व मीनल जी के पास पहुंचा तो उन्हें डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन देकर सुलाया हुआ था। प्रिया जी, विद्या जी और ललिता जी के आए साथ अदिति, अनुषा और आकृति भी उदास सी वहीं बैठी हुई थी। अथर्व को आते देख प्रिया जी बोली, अर्थ बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया। देख यहाँ पर सब कितना गलत हो रहा है। तब अथर्व मीनल जी को देखते हुए बोला, माँ, दादी ठीक है ना? तब प्रिया जी बोली, वो ठीक है, अभी तू आ मेरे साथ। मुझे और तेरे पापा को तुझसे बात करनी है। अदिति, बेटा, दादी के पास ही रहना। अदिति ने हाँ में सिर हिलाया। प्रिया जी, ललिता जी और विद्या जी के साथ अथर्व को वहां से ले गई। अथर्व अपनी तीनों मानों के साथ कमरे में आया। ललिता जी उससे बोली, अर्थर पहले तो ये कपड़े बदल, कितनी बदबू आ रही है। तब अथर्व बोला, ठीक है माँ। अथर्व बाथरूम में चला गया। तब विद्या जी बोली, प्रिया, मुझे नहीं लगता हम अर्थ को समधन जी के पास भेज पाएंगे। हमें विराट जी, प्रीतम और ललित भाई साहब को भी बुला लेना चाहिए। ललिता जी बोली, विद्या दीदी सही कह रही है प्रिया, मैं अभी इनसे उन दोनों को साथ लाने को कहती हूँ। इतना कहकर ललिता जी ने ललित जी को फोन मिलाया और एक साइड जाकर उनसे बात करने लगी। कुछ देर बाद अथर्व नहा धोकर ही आ गया और बाल झटकते हुए बोला, बोलिए माँ, क्या कह रही थी आप? तब ललिता जी बोली, अभी तेरे पापा लोग आते होंगे, रुक 2 मिनट। अथर्व का दिमाग ठनका। वो सामने खड़ी अपनी मानों को घूरते हुए बोला, किस बारे में बात करनी है आप तीनों को? तभी प्रीतम जी, विराट जी और ललित जी अंदर आ गए। प्रीतम जी अथर्व के पास आते हुए बोले, हम चाहते हैं कि तुम एक बार रोहिणी भाभी के पास जाओ और उन्हें जगाने की कोशिश करो। तब अथर्व बोला, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा पापा, और मैं क्यों जाऊं उनके पास? वो कभी आई थी मुझे देखने जब मैं बीमार था। अपनी सारी जिंदगी उन्होंने अपने पति और अपने तीनों बच्चों को दी। मेरे लिए क्या किया? अब वही उन्हें होश में लाएंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा। तब विद्या जी उसे समझाते हुए बोली, अर्थात बेटा, हम मानते हैं उनसे गलती हुई है। गलती नहीं, गुनाह हुआ है उनसे, पर वो माँ है तुम्हारी, उन्होंने जन्म दिया है तुझे। तब अथर्व बीच में ही उन्हें रोकते हुए बोला, तो जन्म दिया है तो कौन सा मुझ पर कोई एहसान कर दिया? मुझे पैदा करके फेंक दिया था उन्होंने। मुझे भूख लगती होगी, मैं रोता भी होऊंगा, तब उस औरत का दिल मुझे तड़पते हुए देखकर जरा भी नहीं पिघला। मेरी दादी ने मेरे लिए अपनी नींदें खराब की। उस औरत ने उस समय क्या किया? अपने पति के साथ अपने फर्ज निभाए। उसे कभी शर्म नहीं आई मेरी बुई दादी को मेरे लिए रात में जागते देख। तब प्रिया जी बोली, अर्थ बेटा, उन्होंने जो भी किया, उसका फल उन्हें मिल रहा है। हमें तो बस उनके प्रति इंसानियत दिखानी है। तब अथर्व गुस्से में बोला, नहीं है उस औरत के लिए मेरे अंदर इंसानियत, और आपको क्या हो गया है माँ? आपको किसने पट्टी पढ़ा दी? तब ललित जी बोले, सुन खरबूजे, बुरे के साथ बुरा नहीं बना जाता। तुम बुरे नहीं हो और ना ही हम सब ने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए हैं कि तुम ऐसे टाइम पर उनसे दुश्मनी निभाओ। और जब तुमने 21 साल पहले हुए खुलासे के दौरान अपनी दादी की मजबूरी समझकर उन्हें दोषी नहीं माना था, तो फिर रोहिणी भाभी की भी मजबूरी समझो। ललित जी की बात सुनकर अथर्व तमतमाते हुए बोला, पापा, उस औरत की तुलना मेरी दादी से मत कीजिए। जहां इस औरत ने अपने पति के लिए अपनी औलाद को मारने की कोशिश की, उसे ऐसे ही छोड़ दिया, वहीं मेरी दादी ने अपने बच्चे के लिए दादाजी से शादी की थी, तो उन्हें उसके साथ कंपेयर मत कीजिए। अथर्व को किसी की भी बात ना मानते देख विराट जी बोले, बिल्ली, तू तो कभी इतना निर्दयी नहीं था। अपने बाप के पास तो तू चला गया था जब उनका ऑपरेशन हुआ था, जबकि तू जानता था कि रोहिणी जी को अबॉर्शन के लिए मजबूर उन्होंने ही किया था। तब अथर्व बोला, वो आदमी जैसा भी है, मेरे लिए जैसी भी फीलिंग रखता है, जाहिर करता है, बचपन में भी और आज भी। लेकिन ये औरत, ये मुझे गर्भ में मारना चाहती थी, हर समय मुझसे मुंह फेर कर रखती थी।
मिस्टर ठाकुर हवेली में नहीं रहते थे। ये सब देखती थी इसके बच्चे मेरे साथ क्या क्या करते थे, उन्हें कभी नहीं रोकती थी। ये औरत माँ बनने के लायक थी ही नहीं, क्योंकि एक माँ कभी अपने बच्चे की जान नहीं ले सकती। सबके तर्क वितर्क खत्म हो चुके थे। अथर्व ने सबको ही समझा दिया था। वो वहां से सीधा मीनल जी के पास चला गया था। प्रीतम जी ने करणवीर जी को ही एक बार अथर्व को समझाने के लिए कहा। करणवीर जी तुरंत होटल से निकल चुके थे हॉस्पिटल के लिए। अथर्व ने मीनल जी के पास जब अपने उदास बच्चों को देखा तो वो उनसे बोला, तुम सब जाओ अपनी पैकिंग करो, बहुत नुकसान हो रहा है तुम्हारी पाई का, तुम सब यहाँ रहोगे तो ऐसे ही मुंह लटका रहेगा तुम लोगों का। तब अदिति बोली, पर पापा बड़की दादी की तबीयत भी खराब है और रोहिणी दादी, उन्हें तो अब तक होश भी नहीं आया। तब अथर्व बोला, तुम सबके यहाँ रहने से उन्हें होश नहीं आ जाएगा, चलो जाओ सामान पैक करो जाकर। अथर्व के खराब मूड को देखकर बच्चा पार्टी वहां से तुरंत चले गए। वहीं ग्रंथ अपने घर सुबह 5 बजे पहुंचा। तब सिर्फ उसकी ताई, दादा, गीता और चरण जी ही हॉल में थे। बाकी बड़े इधर उधर गए थे और बच्चे लोग सो रहे थे। ग्रंथ को ऐसे सुबह सुबह देखकर सब हैरान रह गए। कोई कुछ भी कहता उससे पहले ही ग्रंथ अपने ताऊ, ताए और दादाजी को नमस्ते करके अपने कमरे में चला गया। उन्होंने जब वो नीचे आएगा तब बात करने का सोचा। कुछ देर बाद ही ग्रंथ नहा धोकर नीचे आया और तेजी से हॉल में बैठे राजेंद्र को इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगा। राजीव ने जब उसे देखा तो वो उसे टोकते हुए बोला, तुम कहाँ जा रहे हो ग्रंथ, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। काफी टाइम बाद ग्रंथ ने राजीव के मुंह से अपना नाम सुना था, इसलिए उसके कदम कुछ सेकंड के लिए रुक गए, लेकिन फिर उसने उसे इग्नोर कर दिया और तेजी से मेंशन से बाहर चला गया। राजीव को उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसे ग्रंथ से बात करनी थी, उसे मनाना था उस रिश्ते के लिए, इसलिए उसने गुस्से का घूंट पी लिया और बाद में बात करने का सोचा। वही ग्रंथ दोबारा हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गया था। उसने अपनी ताई को बता दिया था कि वो क्यों और कहाँ जा रहा है। वहीं करणवीर जी हॉस्पिटल पहुंचे और अथर्व के बारे में पूछने लगे। तब अक्षत अथर्व को बुलाने गया तो अथर्व को मीनल जी के सिरहाने सर रखकर सोते देख उसने अपना सिर पकड़ लिया। फिर वो उसे उठाने लगा। थोड़ी मशक्कत के बाद अथर्व उठ गया और अक्षत पर भागने लगा। तब वो उसे खींचकर करणवीर जी के पास ले गया। करणवीर जी अथर्व को अपने साथ एक कमरे में ले गए। कमरे में आकर अथर्व करणवीर जी से बोला, आप भी मुझे समझाने आए हैं वो? तब करणवीर जी बोले, इधर आ मगरमच्छ, मेरे पास बैठ। अथर्व उनके पास चिपक कर बैठ गया और उनके कंधे पर सर रखते हुए बोला, वो सब लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं उस औरत के पास जाने के लिए, पर मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तब करणवीर जी बोले, फिर इतने बेचैन क्यों हो मेरे बच्चे? तब अथर्व बोला, मेरे बच्चे, वो उदास है, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, सब लोग परेशान हैं उस औरत के लिए, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। तब करणवीर जी बोले, फिर चले जाओ रोहिणी के पास। अथर्व ने उनकी तरफ नहीं देखा। तब वो आगे बोले, देखो अर्थ उम्र चाहे जो भी हो, एक आदमी को या फिर औरत को अपने साथी की जरूरत रहती ही है। अब मुझे ही देख लो, बिना साथी के मैं अपना बुढ़ापा काट रहा हूँ, रामपाल के साथ मेरा समय आराम से बीत रहा है, लेकिन फिर भी एक खालीपन है, जिसे एक टाइम पर भरना मेरे हाथ में था, जो मैंने जानबूझकर नहीं भरा, क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास था कि मैं अपने पोते पर पोते पोतियों के सहारे आराम से जी लूंगा। लेकिन राकेश के पास रामपाल जैसा कोई दोस्त नहीं है। नहीं नहीं, उसके पास कोई भी दोस्त नहीं है। वो अलग किस्म का इंसान है जो हमेशा से अकेला रहा है। उसने जिंदगी भर सिर्फ नाम और दौलत कमाए हैं। बच्चों के साथ भी वैसे वक्त नहीं बिताया जैसे प्रीतम ने तुम लोगों के साथ बिताया है। आदित्य लोग चाहे उसका कितना ही कर ले, वो अपने मन की बात उन्हें नहीं बताएगा। उसे सिर्फ अपने साथी की जरूरत होगी, और आज अगर रोहिणी सो गई तो वो हमेशा के लिए सो जाएगी। उसका गिल्ट उसे जागने ही नहीं देगा। अथर्व चुपचाप बैठा सुन रहा था। तब करणवीर जी बोले, एक बाप खुद पर जो बीता है वो कभी अपनी औलाद पर बीतते हुए नहीं देख सकता। यही मेरे साथ हो रहा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अकेले निकाल दी। राकेश चाहे जैसा भी है तो मेरी औलाद ही। मैं उसे ऐसे नहीं देख पा रहा, ऊपर से वो हॉट पेशेंट भी है। तब अथर्व गहरी सांस लेकर बोला, और अगर उस औरत ने उठकर मुझ पर हमला कर दिया तो मुझे उससे बहुत डर लगता है। करणवीर जी अथर्व की मनोस्थिति समझ रहे थे कि वो उनके लिए रोहिणी के पास जाने के लिए तैयार है। उन्होंने अथर्व की पीठ थपथपाई और बोले,
किसी और के लिए नहीं आदि, रोहिणी के तुम्हें जन्म देने का आखिरी कर्ज उतार दो। अथर्व को उनकी बात जम गई। वो मन में बोला, हाँ, इससे उस औरत का मुझे जन्म देने का जो एक एहसान है वो भी खत्म हो जाएगा। डेवल तुम प्लीज बीच में मत आना। तब डेवल बोला, ठीक है अर्थ। अथर्व अब तैयार था रोहिणी के पास जाने के लिए। बाहर दरवाजे पर खड़ा राकेश सब कुछ सुन रहा था। करणवीर जी की बातें सुनकर उनके प्रति अपनी घटिया सोच पर उसे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। एक बार के लिए उसके मन में ख्याल आया कि काश प्रीतम जी की जगह वो उनके साथ रहता, तो क्या जिंदगी होती उसकी। खैर वो ज्यादा देर वहां नहीं रुका और इमरजेंसी वार्ड के बाहर आ गया, जिसके बाहर सब लोग मौजूद थे और अंदर रोहिणी को डॉक्टर चेक कर रहे थे। क्रमशः क्या अथर्व के उठाने पर रोहिणी को होश जाएगा, इसका क्या असर होगा प्रिया जी पर, क्या तरुण ही माफ कर देगा, क्या कुणाल ने जो कहा वह सच था।